वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब भारत ने अपना अंतरिक्ष स्वप्नकार खो दिया था। जी हां, एक ऐसा चमकता सितारा जिसने आधुनिक भारत की नींव 1960 के दशक में रख दी थी। ऐसे दिव्य दृष्टा, अंतरिक्ष अनुसंधान के भीष्म पितामह विक्रम साराभाई, उनका देहांत 30 दिसंबर 1971 को ही हुआ था। और उनका देहांत, ये बता दूं, जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन उनका देहावसान 30 दिसंबर 1971 को हेल्सियन कैसल तिरुअनंतपुरम के पास जो एक शाही गेस्ट हाउस में रह रहे थे, वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अगले दिन मुंबई जाने का कार्यक्रम था। शाम को बहुत ही संक्षिप्त वार्ता उनके बहुत ही प्यारे सितारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई थी और उसके बाद ऐसा मैसिव हार्ट अटैक आया था कि वो फैटल हार्ट अटैक के रूप में साबित हुआ था। उनके बचपन पर आने से पहले मैं आप लोगों को मिशन बताना चाह रहा हूं। क्या 60 के दशक में, क्या 60s में किसी वैज्ञानिक का यह दृष्टिकोण हो सकता है? व्हाट वाज हिज मिशन? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। ही वाज फादर ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो। उनका एक ही मिशन था, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। जब तक हम सैटेलाइट नहीं भेजेंगे, हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या जो आजकल आप बैंकिंग के क्षेत्र में देख रहे हैं, एटीएम के माध्यम से पैसा निकालना, ऑनलाइन ट्रांसफर, फोन पे, यूपीआई एक्सेट्रा। ये सब कल्पना उन्होंने 1971 से पहले कर ली थी। किस तरह हम सैटेलाइट भेजकर भारत के कम्युनिकेशन को मजबूत बना सकते हैं। बचपन पे एक दृष्टिपात करें, उससे पहले जो उनकी उपलब्धियां थी, भारत सरकार ने पद्म भूषण 1966 में दिया था और पोस्टमसली उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण 1971 में दिया था। वैसे वो भारत के ऐसे रत्न हैं कि यदि 10 वैज्ञानिक रत्नों की गणना करें तो उसमें विक्रम साराभाई का नाम भी शीर्ष पर होगा। एनीवे, 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में अंबालाल साराभाई और सरला देवी साराभाई के घर एक संतान ने जन्म लिया था, जो आगे चल के विक्रम साराभाई के नाम से समूचे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। यही नहीं, यह परिवार एक जैन परिवार था और प्रखर देशभक्ति का अलख इनके पिता श्री अंबालाल साराभाई ने जगाया हुआ था। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है, जब जब देशभक्ति के कार्यक्रम के स्वरूप महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जी अहमदाबाद आते थे, तब वो अंबालाल साराभाई के घर में ही निवास करते थे। और यह भी एक सौभाग्य होता है किसी बच्चे का, जब वो बचपन से ऐसी हस्तियों को देखता है तो उसका टैलेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। यह मुझे कहने में कोई संदेह नहीं, टैलेंट और ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद दोनों मिल जाए तो आदमी विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, जिस पराकाष्ठा पर विक्रम साराभाई पहुंचे थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद में हाई स्कूल में हुई थी। इंटरमीडिएट उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध, या अहमदाबाद के प्रसिद्ध गुजरात कॉलेज से प्राप्त की थी। इसके बाद वो कैम्ब्रिज रवाना हो गए थे। कैम्ब्रिज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी का कार्यक्रम प्रारंभ किया। लेकिन 1941 एक ऐसा वर्ष आया था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। हमें मालूम है 1941 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। विक्रम साराभाई जी को भारत लौट के आना पड़ा, लेकिन चूंकि उन्होंने कॉस्मिक रेस पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कार्य प्रारंभ कर दिया था, तुरंत उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो भारत का प्रख्यात संस्थान है, वहां सर सीवी रमन के अंतर्गत अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाया था। और मैं कह दूं
उनकी जो पीएचडी थीसिस थी, विद्या वाचस्पति की डिग्री थी, शोध कार्य था, कॉस्मिक रेस पर था। अल्टीमेटली ही वॉज अवार्डेड द पीएचडी डिग्री इन 1947। एक अंतरिक्ष का जुनून उनके दिमाग में सवार था। यह मैं आपको बता दूं, पीएचडी के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धियां उनकी मैं जानता हूं और आपको बता रहा हूं, भारत की एक लेबोरेटरी फिजिक्स की, आईपीएल, इंडियन फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में है, वो CSIR की है। लेकिन उन्होंने स्वयं 28 वर्ष की आयु में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद में, आप सबको मालूम है, बहुत प्रतिष्ठित लेबोरेटरी है, जहां अनेक प्रकार के भौतिक रसायन पर अनुसंधान और विज्ञान, अंतरिक्ष से संबंध शोध कार्य हो रहे हैं। केवल यही नहीं, उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन अटीरा की भी स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन का मतलब ही यह है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है, जहां रिसर्च का बहुत अच्छा काम चलता है। और मैं समझता हूं अभी भी जो अटीरा की लेबोरेटरी है वो एक बेहतरीन लेबोरेटरी है, कारण उनके पिता की कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। शायद यह कारण उनकी प्रेरणा का एक स्रोत हो सकता है। इसके अलावा अब यदि मैं आऊं TERLS, जिसका मतलब है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जी हां, भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के पास स्थापित किया था। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जहां से अभी भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सबसे पहला भारतीय लॉन्चिंग स्टेशन था, जिसका निर्माण विक्रम साराभाई जी ने ही किया था। और मैं ये आपको बता दूं, पहला जो रॉकेट था निके अपाचे, क्या नाम था, NIKE निके अपाचे, 1962 या माइट भी 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अहमदाबाद में जन्म, PRL अहमदाबाद में, उसके बाद थुम्बा में सबसे पहला इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन विक्रम साराभाई जी ने क्यों बनाया था? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की एक जो दो कंडीशन होती हैं, सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन कि वो अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होना चाहिए। जी हां, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होना चाहिए। और थुम्बा जो त्रिवेंद्रम के बहुत पास है, वो मैग्नेटिक इक्वेटर के भी बहुत पास है। एक कारण ये था। दूसरा कारण, चूंकि त्रिवेंद्रम सी शोर है, वहां शिप आते हैं। चूंकि यह पहला रॉकेट इंडिजीनियस नहीं था, रूस, अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, जो कुछ सामग्री आती थी वो त्रिवेंद्रम के पोर्ट पर आकर और थुम्बा पहुंचने में मैं समझता हूं कुछ ही समय लगता था। लेकिन वो समय कैसा लगता था, सी शोर से या ये कह दूं शिप से सामान को लाने के लिए कोई ट्रक या दूसरा वाहन नहीं था। साइकिल पर या तो विक्रम साराभाई स्वयं लेके आते थे या उनके सहयोगी लेके आते थे या फिर बुल कार्ट पे आता था। यह अतिशयोक्ति नहीं है, आप AI में ढूंढ के देख लीजिएगा। पहला रॉकेट 1962-63 में निके अपाचे जो छोड़ा गया था, उसकी तैयारी साइकिल और बैलगाड़ी के माध्यम से ही हुई थी। किस वैज्ञानिक पराकाष्ठा का परिचायक है, यह आप लोग विचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाना था, जमीन की जरूरत थी। और ये मैं आपको रेफरेंस के साथ कह रहा हूं, फायर ऑफ विंग्स में डॉक्टर अब्दुल जे कलाम साहब ने लिखा है। क्योंकि थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाना था, कोई बड़ी जगह नहीं थी, बहुत छोटा सा गांव था, त्रिवेंद्रम के पास था, मैग्नेटिक इक्वेटर के पास था। तब उन्होंने चर्च के पादरी से प्रार्थना की थी। पादरी ने कहा आप संडे को आइए, चर्च के मेंबर होंगे। सभी चर्च के मेंबर ने स्वीकार कर लिया
कि ये चर्च की जमीन हम विक्रम साराभाई जी को रॉकेट लॉन्चिंग के लिए देते हैं। कितना सलाम उस चर्च के पादरी को और विक्रम साराभाई जी को। अनंत सैल्यूट, अनंत सैल्यूट, अनंत सैल्यूट। इसके अलावा थुम्बा में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई थी, जो त्रिवेंद्रम के थे या थुम्बा के थे। अनेक इंस्टीट्यूट विक्रम साराभाई जी ने स्टैब्लिश किए थे साहब। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR कल्पक्कम सब जानते हैं। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन VEC कैलकटा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया VCIL 1967 में स्थापित हुआ था। अब आते हैं एक विज्ञान का विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो अपना अनंत तक विकसित कर सकता है, जो विक्रम साराभाई जी ने किया था। विक्रम साराभाई जी को यह लगा था कि जब मैं विज्ञान में इतना काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है। और 1957 का साल था जब पंडित नेहरू जी से उन्होंने एक प्रार्थना की थी कि मैं चाहता हूं भारत में मैनेजमेंट के कुछ अच्छे संस्थान बने, और मैं चाहता हूं जितना शीघ्र उस संस्थान को बनाया जाए। IIM अहमदाबाद, जो हर किसी MBA में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी की सबसे पहली ख्वाहिश होती है, पंडित नेहरू जी के कहने पर अहमदाबाद में विक्रम साराभाई द्वारा ही लाया गया था। और संयोग से 1961 में 2 IIM शुरू हुए थे, IIM अहमदाबाद और IIM कैलकाटा। ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन कल ही मैं देख रहा था 2025 की लिस्ट में फिर IIMA अहमदाबाद टॉप पर है। तो साहब विक्रम साराभाई ने जहां अटीरा स्टैब्लिश की थी अहमदाबाद में, जहां फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी, वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विश्व प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी उन्होंने ही पंडित नेहरू जी के मार्गदर्शन में की थी। इसके अलावा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो आज हम इसरो कह रहे हैं, पहले उसका नाम इंकोस्पार था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में उन्होंने स्टैब्लिश की थी। और ध्यान से सुन लीजिए, उस समय ये DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत थी। लेटर ऑन, आई थिंक इन द ईयर 1969, ये इंकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसरो में कन्वर्ट हो गया, जो आज हम इसरो के नाम से जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अब DAE के अंतर्गत नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से एक अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत कार्य करता है। अनेक पोजीशन ली थी साहब विक्रम साराभाई जी ने। मैं समझता हूं जितने इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टैब्लिश किए थे, शायद मैं चौथा ही आपको बता पाया हूं, 25% ही बता पाया हूं। पोजीशन, ही वॉज फाउंडर ऑफ, चेयरमैन इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 1963 से 1971 मृत्यु तक वो फाउंडर थे और चेयरमैन थे इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के। ही वॉज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको लग रहा होगा ही वॉज ए मैन ऑफ स्पेस, हाउ ही एंटर्ड इन द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जब वो IISc में कॉस्मिक रेस पे अपना शोध कार्य कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात होमी जहांगीर भाभा से हुई थी। और होमी जहांगीर भाभा को हम भारतीय परमाणु ऊर्जा का पिता कहते हैं। दोनों में इतना अच्छा तारतम्य था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। दोनों ही वैज्ञानिक पराकाष्ठा पर पहुंचे थे, यह कहने में भी किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1948 से 1966 तक, डॉक्टर होमी भाभा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे और होने चाहिए थे। लेकिन आपको मालूम है, अचानक विमान दुर्घटना में जब 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस संसार से विदाई दी थी, तब यह जिम्मेदारी भी विक्रम साराभाई जी पर आई थी। स्वाभाविक है, मानवीय प्रकृति है। वो जब तक स्पेस सेंटर के चेयरमैन रहे, निर्विवाद रहे थे। लेकिन जब DAE में वो आए थे होमी जहांगीर भाभा जी के बाद 1966 से 1971 तक, तब शायद कुछ लोगों को पता नहीं था। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा, उनके दिमाग में ऐसा विजन था जो एक टॉप साइंटिस्ट, एक्सीलेंट साइंटिस्ट
और आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से सबको मंत्र मुक्त करके डीएई में भी वही पोजीशन बना ली थी जो उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के चेयरमैन के रूप में बनाई थी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फिजिक्स सेक्शन, इंडियन साइंस कांग्रेस। यहां मैं एक बात कहना भूल गया, पारिवारिक बात भी थोड़ी करनी चाहिए। उनका विवाह मृणालिनी साराभाई से 3 या 4 सितंबर 1945 को हुआ था, और मृणालिनी साराभाई को यदि विक्रम साराभाई जी से मिलवाया था तो जहां तक मैंने पढ़ा है होमी जहांगीर भाभा ने मिलवाया था। और जब उन्होंने मृणालिनी साराभाई जो विश्व की प्रख्यात डांसर रही हैं, उनको प्रपोज किया था मृणालिनी जी को, एक बहुत ही सुंदर नीले फूल से प्रपोज किया था जो मृणालिनी साराभाई अपनी मृत्यु 2016 तक उन्होंने इस वाक्य को याद रखा था कि इतना सुंदर प्रपोजल केवल मात्र एक सुंदर नीले फूल से वो चाहते तो लाखों रुपए की डायमंड रिंग दे सकते थे। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल परिवार से थे। उनके 2 बच्चे, और 2 बच्चों में मल्लिका साराभाई आप जानते हैं, शी इज ऑल्सो आर्टिस्ट, और दूसरे कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। दोनों ही अच्छी पोजीशंस पर हैं। मित्रों, मानव है, और मानव जब होगा उसमें प्यार, अफेक्शन, लव आ ही जाएगा। मैंने एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, किस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी में आप देखें उनकी कितनी फ्रेंड्स इन्वॉल्व थी। विक्रम साराभाई जी की जिंदगी में भी एक महिला कमला चौधरी का आगमन हुआ था। कमला चौधरी से निकटता उनकी कैसे बढ़ी थी, वो इनफैक्ट मृणालिनी साराभाई जी की फ्रेंड थी। पति की मृत्यु के उपरांत कमला चौधरी थोड़े समय के लिए जब साराभाई परिवार के साथ आके रही, तो ये मानवीय प्रवृत्ति है, हो सकता है एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ हो, और कुछ समय के लिए कमला चौधरी से काफी निकटता थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि IIM अहमदाबाद कमला चौधरी के लिए ही लाया गया था, लेकिन उनकी पुत्री मल्लिका साराभाई इसका पूरा खंडन करती है। लेकिन मल्लिका साराभाई ने यह भी स्वीकार किया है कि कई वर्षों तक उनकी पिता से बात नहीं हुई थी, लेकिन पिता पुत्री का जो संबंध होता है, जो प्यार होता है, कितना समय भी निकल जाए उसमें कोई कटौती नहीं हुई। अंतोगत्वा पुत्री पिता, पिता पुत्री का वो स्नेह एक बार पुनः प्राकृतिक स्नेह के रूप में बदल चुका था। ये थी कहानी छोटी सी। आज 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई के जन्म 12 अगस्त 1919 से 30 दिसंबर 1971 उनकी मृत्यु तक। क्या कहूं, अंत में यही कह सकता हूं, एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, द मैन हु टुक इंडिया टू स्पेस। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, आज हम डिजिटल युग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 1960, 65 या 70 तक इस प्रकार की कल्पना करना कि हम एक सैटेलाइट छोड़ें और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो, एजुकेशन दी जाए बच्चों को, सैटेलाइट के माध्यम से बहुत एजुकेशन दी जा रही है, एग्रीकल्चर में उन्नति की जाए, यहां मौसम का पूर्वानुमान है। एक महान वैज्ञानिक जिसकी एक बहुत ही अपार दूरदृष्टि हो, वो ही कर सकता है। मैं समझता हूं आज 30 दिसंबर को हम सबको, ना केवल विज्ञान के विद्यार्थियों को, समूचे देश की जनता को, 145 करोड़ जनता को हृदय से विक्रम साराभाई जी का आभार प्रकट करना चाहिए। यदि हम ATM यूज कर रहे हैं, यदि हम टीवी चला रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, मैं ये YouTube वीडियो बना रहा हूं, यदि सैटेलाइट नहीं होता तो कभी नहीं बनता। इसीलिए उनकी जिंदगी का शुरू से मिशन था कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। एक बार पुनः दिल के अंतःकरण से विक्रम साराभाई जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हुआ देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, कृपया विक्रम साराभाई जी की जिंदगी को पढ़ा जाए। विद्यार्थियों को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए, यदि हो सके तो मेरे छोटे से वीडियो को ही विद्यार्थियों तक दिखाएं, ताकि विक्रम साराभाई जी के उन पहलू से हम सब अवगत हो सके जिनसे अवगत नहीं है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पहले भी कहा था, व्यूअर्स हों बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जिंदगी का एक मिशन है,
जब तक सांस चलेगी, जब तक परमात्मा साथ देगा, ज्ञान का विस्तार करता रहूंगा। पैसे की मुझे कोई चाहना नहीं है। आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए। ज्ञान अनंत गुना होकर आपके पास आएगा। नमस्कार।